हेलो फ्रेंड्स। आज हमारा आधुनिक भारत के इतिहास का ये 21st लेक्चर है जो कि साइमन कमीशन टॉपिक से संबंधित है। आज हम साइमन कमीशन के बारे में एक एक बातों को अच्छे से देखेंगे। ये क्यों गठित किया गया, कब गठित किया गया, इनके लिए प्रावधान क्या किए गए, भारत में इसका विरोध क्यों किया गया और यह कब आया। चूँकि हम यहाँ महेश सर की एनसीईआरटी पुस्तक से कवर कर रहे हैं। एनसीईआरटी के प्रश्न अपने आप में ही बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। एनसीईआरटी से ही लगभग सभी परीक्षाओं में प्रश्न प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पूछे जाते हैं। यह हम प्रश्नों के माध्यम से टॉपिक को कवर करेंगे। जहां आवश्यक होगा प्रश्नों को हम कॉन्सेप्ट के भी बेस पे देखेंगे। अतः साइमन कमीशन टॉपिक को हम प्रश्नों को तो देखेंगे ही, लेकिन इसके कॉन्सेप्ट को भी क्लियर कर लेंगे कि हमें इसके बाहर कहीं और पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बस हम टॉपिक को रिवाइज कर लेंगे, क्योंकि पढ़ना तो ठीक है, पढ़ता तो एक दो बार हर कोई है, लेकिन रिवीजन मस्ट होता है। रिवीजन ही आपको एग्जाम में प्रश्नों को हल कराने में आसानी या कन्फ्यूजन को कम करता है। तो चलिए प्रश्नों के माध्यम से हम टॉपिक को कवर करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहला प्रश्न है, साइमन कमीशन जिसे श्वेत कमीशन भी कहते हैं, साइमन कमीशन किस वर्ष नियुक्त हुआ। साइमन कमीशन की नियुक्ति 1927 ईस्वी में लंदन में हुई थी। तो यह कब गठित हुआ था? 1927 ईस्वी में। साइमन कमीशन को श्वेत कमीशन भी कहते हैं। श्वेत कमीशन क्यों कहते हैं? कि इसमें जो भी 7 सदस्य थे, साइमन कमीशन में कुल 7 सदस्य थे, 7 अंग्रेज थे, जिसे श्वेत कमीशन कहा गया। आगे, साइमन कमीशन का गठन क्यों किया गया था? गठन के कारण क्या थे? साइमन कमीशन का गठन क्यों किया गया था? भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा हेतु। क्यों गठित किया गया था? भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा हेतु साइमन कमीशन का गठन किया गया। ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसा क्यों किया गया? जब भारत शासन 1919 आया तो इसमें प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई। प्रांतीय विषयों को आरक्षित और हस्तांतरित 2 वर्गों में बांट दिया गया। प्रांतों को स्वायत्तता दी गई, उनको खुद बजट बनाने के अधिकार दिए गए। तो ये सब जब अधिकार दिए गए तो ये अधिकार इनके लिए उचित है कि नहीं, या इन मतलब प्रांत अभी इस योग्य हैं कि इन सब अधिकारों को आगे से अच्छे से चला सकते हैं। इन सब की समीक्षा के लिए 1919 के ही अधिनियम में प्रावधान किया गया था कि अगले 10 वर्ष बाद अर्थात 10वें वर्ष समीक्षा की जाएगी कि क्या ये सही है या अच्छे से लागू हुआ है कि नहीं। इसकी समीक्षा के लिए एक आयोग के गठन का प्रावधान भारत शासन 1919 में ही किया गया था, जिसे हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार क्यों कहते हैं? क्योंकि उस समय मॉन्टेग्यू भारत सचिव थे और चेम्सफोर्ड वायसराय। तो उस समय मॉन्टेग्यू भारत के सचिव थे। भारत सचिव पद कब गठित हुआ था? 1858 में, 1857 की क्रांति के बाद। और वायसराय पद कब आया? इसी 1858 अधिनियम में। ये दोनों पद, वायसराय को पहले गवर्नर जनरल कहा जाता था, ये दोनों पद 1858 के अधिनियम द्वारा आए। जो 1919 का जब भारत शासन अधिनियम आया तो उस समय मॉन्टेग्यू भारत सचिव थे और चेम्सफोर्ड वायसराय थे। उन्हीं के नाम पर इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा गया। तो 1919 की अधिनियम की समीक्षा के लिए 10 वर्ष बाद आना था, लेकिन ये अगले 7वें वर्ष या 6ठे वर्ष ही आ गया। तो गठन इसका 7वें वर्ष ही कर दिया गया। इसीलिए इसका विरोध किया गया कि पहली बात तो 10 वर्ष भी नहीं पूरा हुआ। भारतीयों द्वारा क्यों किया गया? तो मुख्य कारण यही था कि इसमें कोई भी भारतीय शामिल नहीं थे, इसलिए इसे श्वेत कमीशन भी कहा गया। आगे है, भारतीयों ने साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया? भारतीयों द्वारा साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया गया? क्योंकि इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। ये बहुत महत्वपूर्ण है। साइमन कमीशन में कुल कितने सदस्य थे? 7 सदस्यीय साइमन कमीशन था, जिसमें से कोई भी भारतीय नहीं था
सातों को सातों सदस्य अंग्रेज थे, इसीलिए साइमन कमीशन को श्वेत कमीशन कहा गया। आगे है, नोट है कि साइमन कमीशन के विरोध में हुए लाठी चार्ज में लाला लाजपत राय जी घायल हो गए, जो कुछ दिन बाद उनकी मृत्यु भी हो गई। ये बहुत महत्वपूर्ण है। लाहौर में जब साइमन कमीशन का विरोध लाला लाजपत राय द्वारा किया जा रहा था तो पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज कर दिया। विरोध इसीलिए किया जा रहा था कि भाई आप भारतीयों के लिए, भारतीय कानूनों के लिए समीक्षा करने आए हो, उसमें कोई भी भारतीय शामिल नहीं है, तो फिर ये समीक्षा कहाँ पारदर्शी रहा। तो इसका विरोध हो रहा था प्रत्येक जगहों पर। तो उसी समय जब लाहौर में हो रहा था लाला लाजपत राय के द्वारा, तो इन पर लाठीचार्ज किया गया और कुछ दिन बाद इसी लाठीचार्ज के कारण इनकी मृत्यु हो गई। आगे है, पंजाब केसरी की उपाधि किसे दी गई थी? पंजाब केसरी की उपाधि लाला लाजपत राय जी के द्वारा दी गई थी, याद रखिएगा। जैसे कैसरे हिंद की उपाधि महात्मा गांधी को मिला था, उसी तरीके से पंजाब केसरी की उपाधि लाला लाजपत राय को प्राप्त थी। आगे, साइमन कमीशन की नियुक्ति किसने की थी? साइमन कमीशन की नियुक्ति बर्किनहेड ने की थी। ये बहुत महत्वपूर्ण है। साइमन कमीशन की नियुक्ति बर्किनहेड के द्वारा की गई थी। अर्थात जो 7 सदस्यीय साइमन कमीशन था उसके जो नियुक्ति थी, उनकी नियुक्ति बर्किनहेड के द्वारा की गई थी, जो कि उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। आगे है, साइमन कमीशन को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? साइमन कमीशन को श्वेत कमीशन भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें कोई भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं था, सातों के सातों सदस्य अंग्रेज थे, इसीलिए इसे श्वेत कमीशन भी कहा जाता है। आगे है, साइमन कमीशन का समर्थन किसने किया था? समर्थन BR अम्बेडकर जी के द्वारा किया गया था। अतः भीमराव अम्बेडकर जी के द्वारा साइमन कमीशन का समर्थन किया गया था। उनका मानना था कि भारतीय मिलकर क्या ही करेंगे इसमें सुधार, क्योंकि उन्हें लगता था कि जो लोग पढ़े लिखे हैं, जो लोग ज़्यादा समझदार हैं, वो सही निर्णय लेंगे। और कुछ राजनेताओं से भीमराव अम्बेडकर जी के भेदभाव भी हुआ करते थे, अर्थात मतभेद थे। तो कभी भी प्रश्न आए कि साइमन कमीशन का समर्थन, वैसे तो भारत में विरोध हुआ था, लेकिन समर्थन किसने किया था? भीमराव अम्बेडकर ने। आगे है, साइमन आयोग की नियुक्ति के समय किसके द्वारा भारतीयों के समक्ष सर्वसम्मति से संविधान बनाने की चुनौती रखी गई? किसकी बात हो रही है? साइमन आयोग की नियुक्ति के समय किसके द्वारा भारतीयों के समक्ष सर्वसम्मति से संविधान बनाने की चुनौती रखी गई थी? बर्किनहेड ने रखी थी। जब इसका विरोध किया गया तो बर्किनहेड ने कहा कि आपको अगर साइमन कमीशन में जो भी प्रावधान किए गए हैं नहीं सही लग रहे हैं या पसंद हैं, या फिर आपको नहीं लग रहा है कि सही है, तो किस तरीके का आप संविधान चाहते हैं, या फिर आप अपने लिए किस तरीके का प्रावधान चाहते हैं? तो उन्होंने चैलेंज दिया कि अगर आप सब पार्टियों में एकता है तो एक ऐसा संविधान बना के दिखाइए जिसमें सभी पार्टियों की सर्वसम्मति हो, अर्थात सब मिलकर कोई ऐसा निर्णय ले जो एक निर्णय पर राजी हो। तो ये चैलेंज बर्किनहेड ने भारतीयों को दिया। साइमन कमीशन के विरोध करने वालों को, यहाँ पे एक नोट है, मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में, इसके बाद मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता वाली समिति ने अगस्त 1928 ईस्वी में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसे नेहरू रिपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। इस रिपोर्ट में भारत के नए डोमिनियन संविधान का प्रारूप तैयार किया गया था। डोमिनियन का अर्थ यह हुआ कि सर्वसत्ता, अर्थात जो सर्वोच्च
अधिकारी होगा, जैसे जो सर्व प्रमुख होगा, जैसे वर्तमान के राष्ट्रपति हैं, तो वह ब्रिटिश द्वारा चुना जाएगा। जो मुखिया होगा देश का, वह ब्रिटिश के द्वारा या औपनिवेशिक सत्ता के द्वारा चुना गया हो, उसे ही डोमिनियन स्टेट कहते हैं। याद रखिएगा, नेहरू रिपोर्ट का अर्थ हुआ पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं, मोतीलाल नेहरू, इनके पिताजी। नेहरू रिपोर्ट कब आई थी? अगस्त 1928 में। साइमन कमीशन भारत कब आया? मार्च 1928 में। ये बहुत महत्वपूर्ण है। गठन 1927 में हो गया था, लेकिन भारत में मार्च 1928 में आए, फिर पूरे भारत में विरोध होता रहा और अंततः बर्गेनहेड के द्वारा चैलेंज दिया गया कि अगर आपको नहीं मानना है साइमन कमीशन के प्रावधान, तो आप अपने ऐसे पार्टियों को तैयार करिए जो सर्वसम्मति से किसी एक मुद्दे पर आए। उसी के लिए मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी, जिसे हम नेहरू रिपोर्ट कहते हैं, जिसमें डोमिनियन संविधान का प्रारूप बनाया गया। ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो हमने साइमन कमीशन को देख लिया। साइमन कमीशन में इससे अलावा कहीं प्रश्न कोई इससे बाहर नहीं आएंगे, जो कि प्री परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं। इसी में सविनय अवज्ञा आंदोलन को कवर किया गया है। यहाँ पे प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन को हम देखेंगे कि ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह महात्मा गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन की एक लंबे अंतराल के बाद चलाया गया। तो चलिए प्रश्न को देखते हैं। कांग्रेस के किस अधिवेशन में कार्यकारिणी कमेटी, किसकी बात हो रही है? कांग्रेस की कार्यकारिणी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया था। कब दिया गया था? कार्यकारी कमेटी को कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में ये बात की गई कि सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया जाएगा। लाहौर अधिवेशन 1929 में शुरू हुआ था, याद रखिएगा। जो कार्यकारिणी जिसमें पूर्ण स्वतंत्रता की बात हुई थी, अध्यक्षता उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। आगे है, महात्मा गांधी ने वर्ष 1930 में कहां से सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया? सीधा सा प्रश्न यही है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कहां से प्रारंभ हुआ? यह दांडी नामक स्थान से, जो कि गुजरात में है। दांडी नामक स्थान से सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ मार्च 1930 ईस्वी में। और शुरू कब हुआ? 12 मार्च को, जिसे हम नमक आंदोलन भी कहते हैं। यहाँ पे नोट है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के अंतर्गत गांधी जी अपने 78 अनुयायियों के साथ 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से यात्रा प्रारंभ की तथा 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर यात्रा समाप्त की। इस यात्रा को दांडी मार्च भी कहते हैं। मार्च का अर्थ हुआ यात्रा। तो दांडी नामक स्थान से शुरू किया, इसलिए दांडी मार्च हो गया। शुरू कब किया गया? 12 मार्च 1930 को। पहुंचे कब? 6 अप्रैल 1930 को। लगभग 24 दिनों का समय लगा था। आगे है, प्रश्न है कि नमक सत्याग्रह के समय, सविनय अवज्ञा आंदोलन में जो दांडी मार्च हुआ था उसे ही नमक सत्याग्रह कहते हैं। तो नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार होने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान किसने लिया था? जब सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था तो उसी दौरान गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया था, क्योंकि कुछ कानूनों का उल्लंघन हो रहा था। कानूनों के बेस पे ही तो सरकार चलती थी, तो गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। तो उस समय उनका नेतृत्व किसने संभाला था? अब्बास तैयब जी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, गांधी जी के स्थान पर अब्बास तैयब जी ने नमक आंदोलन को नेतृत्व प्रदान किया। आगे है, गांधी जी ने किस विदेशी पत्रकार को दांडी मार्च के समय अपने साबरमती आश्रम में ठहराया? वो विदेशी पत्रकार कौन थे जो दांडी मार्च के समय गांधी जी के साथ थे और साबरमती आश्रम में ठहरे? वेब मिलर थे। ये बहुत महत्वपूर्ण है।
यही प्रश्न आ जाएगा कि दांडी मार्च को किस पत्रकार ने कवर किया था? वेब मिलर के द्वारा कवर किया गया था। आगे, महात्मा गांधी धरासना नामक गोदाम किसकी है? धरासना नामक गोदाम। धरासना कहाँ था? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में धरासना नामक गोदाम पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के धावे के समय किस स्थान पर थे? धरासना में जब कांग्रेस नेताओं ने वहां के जो नमक गोदाम था उस पर कार्यकर्ता ने हमला बोल दिया, धावा बोल दिया, उस समय गांधी जी यरवदा जेल में थे। ये यरवदा जेल कहाँ था? पुणे में। पुणे के आगा खां पैलेस में था। आगा खां पैलेस में यरवदा जेल बनाया गया था। तो महात्मा गांधी जी जेल में थे, क्योंकि हमने अभी देखा नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। उनके समय स्थान पर अब्बास तैयब जी आए, तो उन्हें उस समय रखा कहाँ गया था? यरवदा जेल में। तो याद रखिएगा, दांडी मार्च के समय गांधी जी को किस जेल में भेजा गया था? यरवदा जेल में। आगे है, खान अब्दुल गफ्फार खान ने लाल कुर्ती आंदोलन प्रारंभ किया था, जिसका मुख्य उद्देश्य अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालना था। ये बहुत महत्वपूर्ण है। लाल कुर्ती आंदोलन किसने प्रारंभ किया? खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा। यह उत्तर पश्चिमी भारत में अर्थात लाहौर के क्षेत्र में था। ये लाहौर और पंजाब क्षेत्र में लाल कुर्ती आंदोलन चल रहा था खान अब्दुल गफ्फार के नेतृत्व में। इन्हें हम सीमांत गांधी भी कहते हैं। यहाँ पे एक नोट है कि वर्ष 1930 में स्वाधीनता दिवस मनाने के पश्चात गांधी जी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया। हमने देखा कि 1929 का जब लाहौर अधिवेशन हो रहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में, तो पूर्ण स्वतंत्रता की बात की गई। उन्होंने कहा हमें डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए, जो कि नेहरू रिपोर्ट में मांग की गई थी। उन्होंने कहा हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। तो पूर्ण स्वराज जिसे हम स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाने के लिए एक 26 जनवरी को तिथि निर्धारित करते हैं। तो यह स्वाधीनता दिवस सविनय अवज्ञा आंदोलन के पूर्व मनाया गया और प्रत्येक वर्ष मनाया जाने लगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिएगा। यहाँ पे है, आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में शामिल होने के कारण प्रथम बार गिरफ्तार हुए? यही प्रश्न पूछा गया है कि आचार्य विनोबा भावे जी किस आंदोलन में पहली बार गिरफ्तार हुए? वो सविनय अवज्ञा आंदोलन था, जिसमें विनोबा भावे ने मुख्यतः भूमिका अब निभाने लगी, राजनीति में आ गए। यही विनोबा भावे जी हैं जिनको हम आगे देखेंगे कि वर्ष 1940 में जब व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू होता है तो इनको प्रथम सत्याग्रही बनाया जाता है। प्रथम सत्याग्रही, क्योंकि व्यक्तिगत सत्याग्रह स्वतः स्फूर्त हो गया था। उसमें नेतृत्वकर्ता कोई ये नहीं था कि प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को प्रस्तुत करता था। विनोबा भावे जी को सबसे पहले जेल किस आंदोलन में हुआ? सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो कि 1930 ईस्वी में हुआ। यहाँ पे एक नोट है, गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद रचनात्मक कार्यों को अत्यधिक महत्व दिया। रचनात्मक कार्य क्या थे? कि सामाजिक उत्थान के कार्य किए जाएं। जो समाज में बुराइयां हैं, कुरीतियां हैं, जो भेदभाव हैं, छुआछूत हैं, उनके उत्थान के लिए कार्य किया जाए, उन पर कार्य किया जाए, लोगों में जागरूकता फैलाई जाए। तो ये रचनात्मक कार्य सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद पुनः शुरू किया गया। जबकि हम देखते हैं असहयोग आंदोलन के बाद भी गांधी जी जब 1922 में असहयोग आंदोलन वापस लिया गया था तो पुनः रचनात्मक कार्य के लिए चले गए थे। उन्होंने कहा आप आंदोलन कीजिए लेकिन लोगों के जीवन में भी सुधार लाइए, उनमें जागरूकता पैदा हो। आगे है, किस आंदोलन के दौरान गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था? इसकी बात हो रही है। गढ़वाल रेजिमेंट
के जो सैनिक थे उन्होंने प्रदर्शनकारी, जो सविनय अवज्ञा आंदोलन में शामिल थे प्रदर्शनकारी, उन पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों ने। ये बहुत महत्वपूर्ण है। गढ़वाल रेजिमेंट, जो कि गढ़वाल कहाँ है, वर्तमान के उत्तराखंड में है, तो उन्हीं के नाम पर एक रेजिमेंट बनाया गया था सैनिकों का। उन्होंने जब सविनय अवज्ञा आंदोलन के क्रांतिकारी आंदोलन कर रहे थे तो सरकार ने कहा कि नहीं, आप इनको गोली चलाइए, तो गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों ने गोली चलाने से इनकार कर दिया था। आगे है, वर्ष 1930 में अंग्रेज सरकार के विरुद्ध प्रसिद्ध पेशावर कांड का नायक कौन थे? पेशावर कांड कब हुआ था? 1930 ईस्वी में। उसके प्रसिद्ध नायक वीर चंद्र सिंह गढ़वाली थे। वही हमने अभी देखा कि सैनिकों ने मना कर दिया, तो उसके वीर चंद्र सिंह गढ़वाली थे। सैनिकों ने कहा नहीं, हम इस भीड़ पर गोली नहीं चलाएंगे। आगे है कि तमिलनाडु में चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, जिसे हम सी राजगोपालाचारी भी कहते हैं, सी राजगोपालाचारी ने दांडी यात्रा की तरह तिरुचिरापल्ली से वेदारण्य तक की यात्रा की थी। इसका अर्थ यह हुआ कि दक्षिण भारत के तमिलनाडु में, ये जो तमिलनाडु का क्षेत्र है, इसमें दांडी मार्च या नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? जिसे सविनय अवज्ञा आंदोलन भी कहते हैं, तो नमक सत्याग्रह या नमक आंदोलन सी राजगोपालाचारी के नेतृत्व में किया गया। तो सी राजगोपालाचारी के द्वारा दक्षिण भारत के तिरुचिरापल्ली से वेदारण्य तक की यात्रा सी राजगोपालाचारी के द्वारा की गई। आगे है, जिया तरंग आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ? जिया तरंग आंदोलन नागालैंड से प्रारंभ हुआ, जिससे जुड़ी कौन थी? रानी गैडिनल्यू। आगे है, प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता सेनानी थी? प्रभावती देवी चंपारण क्षेत्र से स्वतंत्रता सेनानी थी, जो कि चंपारण बिहार में है। प्रभावती देवी कौन थी? जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण की वाइफ थी प्रभावती देवी। आगे है, बेगूसराय के चौकीदारी टैक्स के विरुद्ध किस एक आंदोलन का भाग था? अर्थात बेगूसराय जो कि बिहार में है, वहां पे चौकीदारी टैक्स नहीं दिया जा रहा था, इसके विरुद्ध आंदोलन चलाया जाने लगा। यह सविनय अवज्ञा आंदोलन था। तो जैसे अब हर जगह प्रदर्शन हुए, अब नमक तो समुद्र के किनारे ही मिल सकता था, क्योंकि बिहार क्षेत्र, अवध बिहार, मगध, ये सब बहुत अधिक सक्रिय थे राष्ट्रीय आंदोलनों में, तो उनको कुछ ना कुछ तो करना था। तो वहाँ पे उन्होंने चौकीदारी टैक्स के विरुद्ध ही आंदोलन छेड़ दिया, और ये सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय किया गया। तो ये हमारा आज साइमन कमीशन एवं सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित टॉपिक था। चूंकि ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, यहाँ से प्रश्न अवश्य आते हैं, तो आप इसको रिवाइज कर लीजिएगा। यहाँ से बाहर प्रश्न नहीं जाएंगे। तो इस टॉपिक को हम यही समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।